मैं अच्छे से दिखाई दूंगी ना, खड़ी हुई देख लेना, वीडियो में अच्छी आनी चाहिए ऐसे। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, मैं ममता शर्मा, आदर्श बाल निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय में हिंदी अध्यापिका आप सभी बच्चों का हिंदी ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। हम अपना पाठ जब 11 पढ़ रहे थे, जिसका नाम है जब सिनेमा ने बोलना सीखा और जिसके लेखक हैं प्रदीप तिवारी। हमने इस पाठ का अध्ययन कर लिया था। आज हम इसके प्रश्नोत्तर देखेंगे कि प्रश्नोत्तर इसके किस तरीके से हैं। मैं आपको ओरली बोल के बता देती हूँ कि किस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, और जो नोटबुक में लगाने हैं, निशान लगाने हैं, वो आप बुक में लगा लीजिएगा और ऐसे में आपको बता रही हूँ। तो सभी अपनी बुक निकाल लीजिए और पेंसिल निकाल लीजिए ताकि आप प्रश्नोत्तर के उत्तर लगा सके और उनको समझ सके। अपना पहला प्रश्न है, जब सिनेमा ने बोलना सीखेगा। अपना पहला प्रश्न है, जब पहली बोलती फिल्म प्रदर्शित हुई तो उनके पोस्टरों पर कौन कौन से वाक्य छापे गए, उस फिल्म में कितने चेहरे थे, स्पष्ट कीजिए। तो स्टूडेंट्स, आप सभी अपनी बुक से पेज नंबर 59 निकाल लीजिए और शुरू की लाइन देखिए। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे कि जब पहली बोलती फिल्म प्रदर्शित हुई उसके पोस्टरों पर ये वाक्य छापे गए थे कि शुरू से देखिए, वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं, 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए हैं, उनको बोलते बातें करते देखो, देश की पहली संवाद बोलती फिल्म आलम आरा के पोस्टरों पर विज्ञापन की ये पंक्तियां लिखी हुई थी। यहाँ तक इसका आंसर होगा। सभी ने लगा लिया क्या? मैडम कहाँ से है? जब अपना लेसन शुरू हो रहा है, जहां से 59 पेज पे फर्स्ट लाइन से वे सभी सजीव है, यहां से लेके लिखी हुई थी, यहां तक इसका उत्तर होगा। कर लिया बेटा? अंडरलाइन कर लिया क्या? अंडरलाइन हो गया सबका? मैम कौन सा पेज नंबर है? मैम यस मैम 59 बता रही हूँ बेटा, 59 का जब सिनेमा ने बोलना सीखा अपना शुरू हो रहा है लेसन। वहां पे देखे वह सभी सजीव है, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं। मिला क्या? मिला क्या बेटा? मैम उस पेज पे तो हमारी बुक में दूसरा चैप्टर है। क्या? मैम उस पेज नंबर पे हमारा चैप्टर है बुक में। अरे बेटा ये देखिए, आप लोग बुक देखिए, बुक जहाँ पे अपना 11 का चैप्टर शुरू हो रहा है। यस मैम, मिल गया। मिल गया क्या? यस मैम। यस मैम शुरू की लाइन तो है बेटा, मिल गया। ये यहाँ से वे सभी सजीव है, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं, 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए हैं, उनको बोलते बातें करते देखो, देश की पहली संवाद बोलती फिल्म आलम आरा के पोस्टरों पर विज्ञापन की ये पंक्तियां लिखी हुई थी। यहाँ तक इसका आंसर होगा। समझ में आ गया? मैम। यस मैम। दूसरा प्रश्न देखिए अपना, पहला बोलता सिनेमा बनाने के लिए फिल्मकार अदेशिर एम ईरानी को प्रेरणा कहाँ से मिली? उन्होंने आलम आरा फिल्म के लिए आधार कहाँ से लिया? विचार व्यक्त कीजिए। दूसरा प्रश्न अपना यह है, तो आप यहाँ से लगाएंगे जहाँ पेज नंबर आपका अभी हमने लगाया था, दूसरा पैराग्राफ जहाँ से शुरू हो रहा है, वहां का दूसरा जो पैराग्राफ है उसकी फर्स्ट लाइन ही देखिए। पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनाने वाले थे, फिल्मकार थे एदेशर एम ईरानी, उनको प्रेरणा कहाँ से मिली? उन्होंने अदेशियर ने 1929 में हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म शो बोर्ड देखी और उनके मन में बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जगी और उन्होंने पारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक को आधार बनाकर उन्होंने अपनी फिल्म की पटकथा बनाई थी। यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा।
और आंसर लिखेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे कि पहला बोलता सिनेमा बनाने के लिए फिल्मकार अदेशरम एम ईरानी को प्रेरणा 1929 में हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म शो बोर्ड देखी और उनके मन में बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जगी और पारसी रंगमंच के लिए के एक लोकप्रिय नाटक को आधार बनाकर उन्होंने अपनी फिल्म की पटकथा बनाई। समझ में आ गया? दूसरा प्रश्न समझ में आ गया बच्चों? यस मैम। हाँ, थर्ड देखिए, विट्ठल का चयन आलम आरा फिल्म के नायक के रूप में हुआ, लेकिन उन्हें हटाया क्यों गया? विट्ठल ने पुनः नायक होने के लिए क्या किया? विचार प्रकट कीजिए। तीसरा प्रश्न अपना यह है, तो आप निकालिए पेज नंबर 60 नंबर, उसकी लास्ट लाइन देखिए। लास्ट में फिल्म की नायिका जुबेदा थी और नायक का नाम था विट्ठल। फिर यहाँ से आएगा, विट्ठल को उर्दू बोलने में मुश्किल आती थी। पहले उनको बतौर नायक चयन किया गया, मगर इसी कमी के कारण उन्हें हटाकर उनकी जगह महबूब को नायक बना दिया गया। विट्ठल नाराज हो गए और अपना हक पाने के लिए उन्होंने मुकदमा दर्ज कर दिया और उस दौर में उनका मुकदमा मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा, जो तब के मशहूर वकील हुआ करते थे, और विट्ठल मुकदमा जीते और भारत की पहली बोलती फिल्म के नायक बने। यहाँ तक इसका आंसर होगा। मिल गया सभी बच्चों को? पेज नंबर 60 पे है, लास्ट 60 की लास्ट लाइन है। पेज नंबर 60 है अपना, और 60 की लास्ट लाइन है, जहां से फिल्म नायिका जुबेदा दिखा क्या? मिला क्या? हेलो? यस मैम, मिल गया। हाँ, हाँ। अब देखिए अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न देखिए, पहले संवाद फिल्म के निर्माता निर्देशक अदेशियर को जब सम्मानित किया गया, तब सम्मानकर्ताओं ने उनके लिए क्या कहा था? अदेशियर ने क्या कहा और इस प्रसंग में लेखक ने क्या टिप्पणी की है? लिखिए। तो आप पेज नंबर 61 निकालेंगे, लास्ट पैराग्राफ। मिला क्या? पेज नंबर 61 का लास्ट पैराग्राफ में आप देखिए, जब 1956 में आलम आरा के प्रदर्शन के 25 वर्ष पूरे होने पर उन्हें सम्मानित किया गया और उन्हें भारतीय संवाद फिल्म, उसमें अनेक परिवर्तन हुए। उन परिवर्तनों को अभिनेता, दर्शक और कुछ तकनीकी दृष्टि से पाठ का आधार लेकर खोजे, साथ ही अपनी कल्पना का भी सहयोग ले। तो अब इसका उत्तर बना के लिखेंगे कि जब पहली बार सिनेमा ने बोलना सीख लिया, सिनेमा में काम करने के लिए पढ़े लिखे अभिनेता अभिनेत्रियों की जरूरत होने लगी, जरूरत भी शुरू हुई, क्योंकि अब संवाद भी बोलने थे, सिर्फ अभिनय से काम नहीं चलने वाला था। मूक फिल्मों के दौर में तो पहलवान जैसे शरीर वाले, स्टंट करने वाले और उछल कूद करने वाले अभिनेताओं से काम चल जाया करता था। अब उन्हें संवाद बोलना था और गायन की प्रतिभा की कद्र भी होने लगी थी। इसीलिए आलम आरा के बाद आरंभिक संवाद दौर की फिल्मों में कई गायक अभिनेता बड़े पर्दे पर नजर आने लगे। हिंदी उर्दू भाषाओं का महत्व बढ़ा। ये यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 62 पेज पे, 62 पेज पे सेकंड पैराग्राफ है, जब पहली बार सिनेमा ने बोलना सीख लिया। मिला क्या? मैम कौन सा क्वेश्चन का आंसर है ये? ये फोर्थ प्रश्न बता रही हूं मैं, ये सॉरी पार्ट से आगे का पहला, पार्ट से आगे का पहला प्रश्न का उत्तर बता रही हूँ कि जब पहली बार सिनेमा ने बोलना सीख लिया, सिनेमा में काम करने के लिए पढ़े लिखे अभिनेता अभिनेत्रियों की जरूरत भी शुरू हुई, क्योंकि अब संवाद भी बोलने थे, सिर्फ अभिनय से काम नहीं चलने वाला था। मूक फिल्मों के दौर में तो पहलवान जैसे शरीर वाले, स्टंट करने वाले, उछल कूद करने वाले अभिनेताओं से काम चल जाया करता था।
अब उन्हें संवाद बोलना था और गायन की प्रतिभा को कद्र भी होने लगी थी। इसीलिए आलम आरा के बाद आरंभिक संवाद दौर की फिल्मों में कई गायक अभिनेता बड़े पर्दे पर नजर आने लगे और हिंदी उर्दू भाषाओं का महत्व बढ़ा। यहाँ तक लगाएंगे आप लोग, यहाँ तक इसका आंसर है। मिल गया क्या सभी को? वाले का कहाँ से है? हेलो मैम 4 वाले का कहाँ से है? 4 वाला बताया था ना बेटा, 4 वाले का बताया था ना आपको, 60 पेज पे लास्ट उससे पैराग्राफ से मिला क्या? हेलो यस मैम, मिल गया। हाँ, अब देखिए बेटा आगे, डब फिल्में किसे कहते हैं? पाठ से आगे का दूसरा देखिए कि डब फिल्में किसे कहते हैं। और कभी कभी डब फिल्मों में अभिनेता के मुंह खोलने और आवाज में अंतर आ जाता है। इसका कारण क्या हो सकता है? तो डब फिल्में किसे कहते हैं? डब फिल्में वे होती हैं जिनमें संवाद है वो पर्दे के पीछे से बोले जाते हैं। जो संवाद जिसे आप डायलॉग कहते हो ना, वो डायलॉग होते हैं डब फिल्मों में, वो पर्दे के पीछे से बोले जाते हैं। अभिनेता है जो एक्टर जिसे आप कहते हो, जो अभिनेता केवल क्या करता है? अभिनेता केवल अपना अभिनय करता है, उसकी एक्टिंग करता है वो केवल। और कभी कभी क्या होता है, कुछ दूसरी भाषाओं की फिल्मों को अपनी भाषा में रूपांतरित तो कुछ तकनीकी के कारणों से अभिनेता के मुंह खोलने से आवाज में अंतर आ जाता है। कि जो डब फिल्में वो होती हैं, मैंने बताया कि जिसमें जो डायलॉग है जिसे हम हिंदी में संवाद कहते हैं, उसे पर्दे के पीछे से बोले जाते हैं। और अभिनेता होता है वो क्या करता है? केवल अभिनय करता है और जो उसके डायलॉग होते हैं वो कोई दूसरे बोलते हैं, क्योंकि वो दूसरी भाषाओं से रूपांतरित किया होता है। इसीलिए कभी कभी क्या होता है कि दूसरी भाषाओं की जो फिल्मों में को, जैसे मान लो दक्षिण की फिल्म है या अंग्रेजी फिल्म है, उसको हिंदी भाषा में रूपांतरित किया, तो उससे क्या है, उससे कुछ तकनीकी कारण हो जाता है, कुछ टेक्निकली प्रॉब्लम हो जाती है। उसके कारण जो अभिनेता है उसके मुंह खोलने में और बोलने में कुछ गड़बड़ आ जाती है और आवाज में भी वो अंतर आ जाता है। इसका उत्तर ये होगा। और अपने को यहाँ तक ही करने हैं। अब केवल अपने को जो आगे अनुमान और कल्पना के प्रश्न नहीं करने, और अब केवल पढ़ने के लिए अपना है लेसन कंप्यूटर गाएगा गीत। पहले इसके शब्दार्थ देख लीजिए। संवाद फिल्म क्या होती है? मूक फिल्म के बाद पार्श्व गायक से बनी बोलती फिल्म। जो मूक फिल्मों के बाद थी, जो पार्श्व गायक होते थे, उसे जो बोलती फिल्म होती थी, बोलने वाली, जिसमें डायलॉग बोले जाते थे, आपस में हीरो हीरोइन की बात है वो बोलते हुए दिखाया जाता था, वो होती थी संवाद फिल्म। फिर है पटकथा। पटकथा किसे कहते हैं? फिल्म देखने के लिए लिखी जाने वाली कहानी। कि फिल्म आप फिल्म देखते हो, इसमें आप 3 घंटे की जो फिल्म देखते हो उसकी पूरी कहानी क्या होती है, उसको कहते हैं कि पटकथा। कि इस फिल्म की पटकथा क्या है, यानी इस जो फिल्म में दिखाया गया है 3 घंटे की या किसी नाटक में, उसमें जो कहानी लिखी गई है उसको क्या कहेंगे? पटकथा। फिर है संवाद। संवाद किसे कहते हैं? जो फिल्मों में की जाने वाली जो बातचीत होती है, फिल्मों में, नाटकों में, कहानियों में जो बातचीत होती है उसको क्या कहते हैं? संवाद, जिसे आप इंग्लिश में डायलॉग कहते हैं। फिर है पार्श्व गायक। पार्श्व गायक क्या होता है? जो पर्दे के पीछे से गाने वाला होता है। जो क्या है, फिल्मों में एक्टर को तो अभिनय करते हुए दिखाया जाता है, जैसे कि वो गा रहा हो, लेकिन पर्दे के पीछे से कोई दूसरा गाता है। जैसे आप लोग देखते हो, जैसे सोनू निगम है, मोहम्मद रफी थे पुराने जमाने में, मुकेश थे, और जो उस दौर के जो एक्टर, अभिनेता और अभिनेत्री थी, और वो गाते थे, उनको गाते हुए दिखाया जाता था। लेकिन गायन कौन करता था?
उनके जो जो गायक कलाकार होते थे तो उसे कहते हैं पार्श्व गायक। पार्श्व गायक है वो कौन है इस फिल्म का। फिर है नेक्स्ट डिस्क फॉर्म। तो यह एक रिकॉर्डिंग का एक रूप होता है जिसे डिस्क फॉर्म कहा जाता है। फिर किरदार। किरदार किसे कहते हैं, जो अभिनेता की भूमिका या चरित्र को निभाता है वो क्या कहलाता है, किरदार। जैसे हम कहते हैं कि किसी भी फिल्म को आप देखते हो तो आज के दौर में कहेगी इसने शाहरुख खान ने काम किया, इसने सलमान खान ने काम किया है, तो यानी हम कहते हैं कि इसमें किरदार किसने निभाया। तो किरदार किसे कहते हैं, जिसे अभिनेता की जो भूमिका निभाता है, जो चरित्र को निभाता है उसे हम किरदार कहते हैं। फिर है खिताब। खिताब किसे कहा जाता है, हमें कोई भी उपाधि मिलती है या सम्मान मिलता है तो हम इसको क्या कहते हैं, खिताब। जैसे आप लोग भी क्या करते हो, कोई डांस में खिताब जीतता है, कोई गायन में, कोई बैंड में, कोई टेबल टेनिस में, कोई खेल में, हर तरह के खेल में, तो ये क्या होता है, खिताब, जिसे कह दिया जाता है कि उसकी इस योग्यता पर उसको यह खिताब दिया जा रहा है, सम्मान दिया जा रहा है। तो हमने इस पाठ को पढ़ भी लिया, इसके प्रश्नोत्तर भी कर लिए। अब केवल पढ़ने के लिए अपना है कंप्यूटर गाएगा गीत, इसको हम पढ़ लेते हैं। ये केवल पढ़ने के लिए है, ये अपने पाठ्यक्रम में नहीं है। तो निकाल लीजिए स्टूडेंट्स अभी अपनी बुक, हम इसके पाठ का अध्ययन कर लेते हैं। कंप्यूटर गाएगा गीत। हिंदी फिल्मों में गीतों का आगमन आलम आरा 1931 से हुआ और तब से वे अब तक लोकप्रिय सिनेमा का अनिवार्य अंग बने हुए थे। हमने अपने जो पाठ का अध्ययन किया था उसमें भी हमें ये पता लगा कि जो हिंदी फिल्मों के जो गीतों का आगमन है वो आलम आरा के साथ में हुआ था, जो 1931 में बनी थी। प्रारंभ में अभिनेताओं को अपने गीत खुद गाने पड़ते थे। प्रारंभ में जब ये शुरू हुई तो इसमें क्या हुआ, जो अभिनेता होते थे, जो एक्टर होते थे, उनको खुद को ही वो गीत गाने पड़ते थे, उसके लिए कोई पार्श्व गायक नहीं होता था और उसी समय रिकॉर्ड भी किए जाते थे। तो क्या होते थे, शुरू शुरू में जो एक्टर होता था ना उसमें वो ही तो उसको किरदार को निभाता था और वो ही गाता था और उसी समय रिकॉर्ड कर लिया जाता था। वो बाद में जब ये महसूस किया गया कि हर अभिनेता या अभिनेत्री अच्छा गायक भी हो यह जरूर नहीं, बाद में ये देखा गया कि सभी में सारे गुण हो, ये तो नहीं हो सकता कि सारे अभिनेता हैं वो गायक नहीं हो सकते, सारी अभिनेत्रियां हैं वो गायिका नहीं हो सकती। तो यह महसूस किया गया कि किसी दूसरे को काम में लेना चाहिए गाने के लिए। तब से पार्श्व गायन की जो प्रथा है वो तब से शुरू हुई और उससे गायन और भी परिष्कृत हुआ और उससे गायन था वो उसमें और सुधार आया और उसमें संशोधित हुआ, क्योंकि जो गाने की कला थी उसमें हम कोई भी काम है वो कहते हैं हम अभ्यास, प्रतिदिन अभ्यास से ही हम उसमें निरंतर निखार ला सकते हैं। तो जो गायक होते थे वो उन्होंने भी गाने का काम शुरू किया और जब वो गाते गए तो उनमें भी क्या हुआ, धीरे धीरे सुधार आता गया। इस बीच रिकॉर्डिंग की तकनीकी में भी बहुत सुधार हुआ। जो पहले रिकॉर्डिंग शुरू हुई थी उसके बाद में जैसे जैसे फिल्में बनती गई तो उसमें उसकी तकनीकी में भी बहुत ही सुधार हुआ और उसमें भी गायन की शैली में परिवर्तन हुआ। जो गायन की शैली थी, जो गाने की कला थी, उस शैली में भी परिवर्तन हो गया। सिनेमा जैसे लोकप्रिय माध्यम में गीत को के बोलों का महत्व ज्यादा होता है। अपने जो फिल्म होती है, अपना जो सिनेमा होता है उसमें उसके जो लोकप्रिय माध्यम में, सिनेमा के लोकप्रिय माध्यम में गीत होते हैं उनके बोलों का महत्व होता है। आजकल तुम लोग भी देखते हो किसी फिल्म के कोई भी गाना है वो प्रसिद्ध हो जाता है तो कहीं भी जाओ, मार्केट में जाओ, घर में देखो, टीवी पे देखो, कहीं भी देखो वही बजता है। तो ये क्या है, एक जरिया है गीतों को लोकप्रिय बनाने का, और जो जितना लोकप्रिय हो जाता है वो अधिक स्थानों पर कहीं भी जाओ वो वही आपको गाता हुआ या बजता हुआ नजर आएगा, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से किसी धुन का भावात्मक प्रभाव पैदा होता है। फिल्म संगीत का उद्गम इस सदी के प्रारंभिक वर्षों में शास्त्रीय संगीत के अलावा कव्वाली, भजन, कीर्तन तथा लोक संगीत के
वातावरण में हुआ। फिल्म संगीत का जो उद्गम है वो सदी के प्रारंभिक वर्षों में ही हो गया था। जो पहले क्या था, शास्त्रीय संगीत के में चलता था, फिर बाद में कव्वाली का रूप ले लिया, फिर भजन हो गए, कीर्तन हो गए और लोक संगीत के वातावरण में हो गया। लोक नाट्य तथा पेशेवर टूरिंग थिएटर कंपनियों का प्रभाव भी शुरू के फिल्मी गीतों पर था। चूंकि इन दिनों माइक्रोफोन तथा लाउड स्पीकर जैसी चीजें नहीं थी। पहले जो थी, जब लोकनाट्य और पेशेवर टूरिंग जो थिएटर कंपनियों का ज्यादा प्रभाव था, और बाद में माइक्रोफोन तथा लाउड स्पीकर जैसी चीजें उस समय थी नहीं, इसलिए इनका कम प्रभाव था। और खुली भी ऊंची स्पष्ट आवाज में गाना सबसे बड़ा और अनिवार्य गुण होता था। कि जो गायकार होता था उसका सबसे बड़ा गुण क्या था कि जो ऊंची आवाज में गा सके, अधिक स्पष्ट गा सके, जो अपनी स्वरों को ऊंचा खींच ले सके, उसकी सर्वश्रेष्ठता की पहचान होती थी। गायक को दूर दूर तक बैठी भीड़ तक अपनी आवाज पहुंचानी होती थी। जब शुरू में पार्श्व गायकों ने गाना शुरू किया तो उसका ये था कि वो गाए, तब भरी भीड़ में उसकी आवाज है वो पीछे तक जाने चाहिए। क्यों जानी चाहिए? क्योंकि उस समय लाउड स्पीकर की कोई व्यवस्था नहीं थी। प्रारंभिक फिल्मों पर थिएटर का असर था। प्रारंभिक बोलती फिल्मों के लिए गायक भी थिएटर से आए। जो पहले जो प्रारंभ हुआ था अपना फिल्मों का, उसमें जो प्रारंभिक फिल्म पर अपने जो थिएटर होते थे उनका असर था। और जो प्रारंभिक बोलती फिल्मों के लिए गायक भी थिएटरों से ही बुलाए जाते थे। यह थिएटर परंपरागत रूप से पुरुषों का था। किसका था? इसका वर्चस्व थिएटरों पर पुरुष रहते थे, यानी औरतें हैं वहां पर कम आया जाया करती थी। जिसमें महिला पात्रों की भूमिकाओं में भी पुरुष ही करते थे। जो महिला पात्रों के जो होते थे, महिला पात्रों के जो किरदार होते थे, जो अभिनय होता था, वो भी क्या है, पुरुष करते थे। यानी जो उनका वर्चस्व था वो पुरुषों को ही था। अगर किसी लड़की की या किसी औरत की भूमिका करनी है तो वो कौन ही करते थे? पुरुष ही करते थे, जेंट्स ही करते थे। लेकिन सिनेमा चूंकि कहाँ अधिक यथार्थवादी माध्यम है, उसमें यह चीज नहीं चल सकती थी। लेकिन सिनेमा था वो यथार्थवादी है, तो उसके माध्यम से ये जो चीजें थी वो चल नहीं सकती थी। क्योंकि लोगों को देखने से स्पष्ट पता लग जाता था कि यह औरत है या पुरुष की औरत बना हुआ है, तो ये अधिक समय तक चलने वाली चीज नहीं थी। अतः जो गायिकाएं फिल्मों के लिए आई वे स्वाभाविक ही भिन्न क्षेत्र की थी। अतः जो गायिकाएं आई वो स्वाभाविक रूप से भिन्न क्षेत्र की थी, यानी अलग क्षेत्र की थी। वे उस पेशेवर गायिकाओं के वर्ग से आई जो महफिलों में और शादियों या सालगिरहों पर मुजरे पेश करती थी। ये कौन होती थी? ये जो पेशेवर गायिका जिस वर्ष से आई थी ना, वो जो पहले महफिलें लगती थी और शादियां होती थी, शादियों के सालगिरह पर क्या करती थी? मुजरे पेश किया करती थी जो गायिका होती थी वो। इस शैली को फिल्म संगीत का पहला चरण कहा जा सकता है। जो ये मुजरे करना और ये क्या था? फिल्म संगीत का पहला चरण उसे कहा जा सकता है। ये गायिका जरा नाक में बैठी आवाज में गाती थी। और ये गायिका होती थी, ये क्या करती थी कि ऊंची आवाज में जब भी गाती थी तो इनके जो स्वर थे वो नाक से निकलते थे, यानी ये स्वरों को ऊंचा खींचने में असमर्थ थी। गीतों के बोल भी वे जरा बनावटी ढंग से चबाकर अदा करती थी। गीतों के जो बोल होते थे उनको वो स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं कर पाती थी। ऐसा लगता था जैसे वो चबा चबा कर उस किरदार को निभा रही है या उसको पेश कर रही है। जल्दी ही गायिकाओं ने सुकून देने वाली शैली में गाना शुरू कर दिया। नई शैली का उदाहरण कानन बाला का गाया जावा बना गीत दुनिया तूफान में था। बाद में क्या हुआ? इस शैली में परिवर्तन हुआ और नई शैली का उदाहरण है वो हमें कानन बाला का गाया गीत है जवाब बना, इससे पता चलता है। और ये दुनिया तूफान में, इनसे पता चलता है कि गायन की जो गायन है, पार्श्व गायन, उसमें भी परिवर्तन आ गया है।
फिल्मी गायन के इस दूसरे दौर में ऐसी बहुत प्रतिभाएं सामने आई जिन्होंने अपनी आवाज को माइक्रोफोन के अनुकूल स्वाभाविक पिच सुर पर ढालने में सफलता पाई। फिल्मी गायन के इस दौर में, जो फिल्म गायन का जो दौर चल रहा था, उसमें कुछ ऐसी प्रतिभाएं भी सामने आई जिन्होंने क्या किया कि अपनी आवाज को, जो माइक्रोफोन होते हैं, उनके अनुकूल स्वाभाविक ढंग से अपने सुरों को उसमें ढालने में सफलता हासिल करी। शमशाद बेगम, सुरैया, नूरजहां तथा कुंदन लाल सहगर इसमें शामिल थे। इसमें जो शामिल थे वो है शमशाद बेगम जो गायिका थी, सुरैया, नूरजहां तथा कुंदन लाल सहगर इनमें शामिल हैं। सहगल के साथ ही फिल्मी गायन का दूसरा दौर समाप्त हुआ। सहगल के साथ ही जो फिल्मी गायन का था दूसरा दौर था वो समाप्त हो गया। माइक्रोफोन के उपयुक्त नई आवाजें आई। मोहम्मद रफ़ी, मुकेश, हेमंत कुमार, मन्ना डे, किशोर कुमार, तलत महमूद सभी मूलतः गायक थे। उनके बाद में जो सहगल थे, उसके बाद में जो गायक, पार्श्व गायक आए, उनकी आवाज में और ज्यादा निखार था, जिनमें मोहम्मद रफ़ी जो मैंने अभी आपको पहले बताया है, मुकेश है, हेमंत कुमार है, मन्ना डे है, किशोर कुमार है, तलत महमूद है, सभी ये गायक थे और अच्छे गायक थे जिनके गाने आज भी सदाबहार गानों में प्रसिद्ध है। जो सदाबहार किसे कहते हैं? जो हर समय सुनने में वैसे ही लगे जैसे पहले लगते थे। लता मंगेशकर के साथ गायिकाओं के क्षेत्र में नए युग की शुरुआत हुई। लता मंगेशकर जो आज तक अपनी आवाज से दुनिया को अपनी प्रतिभा का परिचय दे रही है, वो है उसके उन्होंने जब इस गायन के क्षेत्र में कदम रखा तब इसमें एक क्रांतिकारी बदलाव आया। उनके कंठ की ताजगी और आकर्षण ने गायकी के प्रतिमानों को ही बदल दिया। उनका जो कंठ था, उनके लता मंगेशकर के स्वर थे, उनका कंठ था, वो उनमें इतना ताजगी थी और इतनी मधुर थी, इतनी उनमें आकर्षण था कि सभी जानते थे। आशा भोसले जो कि लता मंगेशकर की छोटी बहन है, और गीता दत्त, सुमन, कल्याणपुरी आदि गायिकाओं ने अपनी खास शैली को विकसित की। भविष्य में क्या होगा? क्या हमारे लोकप्रिय सिनेमा पर गीत अब भी पहले की तरह हावी बने रहेंगे? क्या नित नए उपकरणों के आने के बाद आवाज के सुरीलेपन की जरूरत उतनी नहीं रह जाएगी? और किसे पता किस दिन कंप्यूटर ऐसी आवाज बनाकर रख दे जो किसी भी मानवीय आवाज से ज्यादा मुकम्मल हो। इसमें जो ऋत्विक घटक है वो भविष्य के बारे में बता रहे हैं कि पता नहीं भविष्य में क्या होगा, कि हमारे जो लोकप्रिय सिनेमा है उनके जो गीत हैं वो अब जैसे अब है वो अब भी पहले की तरह हम पर हावी रहेंगे, या फिर नित नए जो उपकरण बन रहे हैं उससे जो आवाज है उसके सुरीलेपन की जरूरत नहीं होगी, ये हो जाएगी। और किसे पता कि कंप्यूटर है वो ऐसी आवाज बनाकर तैयार कर दे जिसमें इंसान या मानव की जरूरत ही नहीं हो और वो मानवीय आवाज से ज्यादा मुकम्मल हो सके। तो स्टूडेंट, हमने अपने जो चैप्टर है कंप्यूटर गाएगा गीत, जो केवल पढ़ने के लिए था, इसका अध्ययन कर लिया है। अब मैंने जो आपको प्रश्न उत्तर बताए हैं वो, और ये आशा है आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया हो तो आप में से पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।